जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, सो वेलकम बैक। और आते साथ ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ है फ्रॉम सरमाया फाइनेंशियल्स। सरमाया फाइनेंशियल्स इज नाउ स्पॉन्सरिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर अस एज वेल एज अ टीम एज वेल। और आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज ये पाकिस्तान के अंदर एक क्रिकेट की एक ऐसी स्पोर्ट है जिसको काफी ज्यादा देखा जाता है। ऑल्दो पिछले जो हमारे टूर्नामेंट चले उसमें परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी, बट स्टिल इट्स अ वेरी बिग लीग। आईपीएल के बाद सेकंड लीग हमारी दुनिया में जो सबसे ज्यादा देखी जाती है, दैट इज पाकिस्तान सुपर लीग। और हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड को स्पॉन्सर किया है। वी आर नाउ प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। जितना ज्यादा हमारी कोशिश है इसको हम प्रमोट करें, उतना ही हम इस पे एफर्ट भी करें। तो आप लोगों का भी काम है थोड़ा सा इसको आपने भी शेयर करना है, अप्रिशिएट करें। दिस इज अ ह्यूज स्टेप फॉर अस एज वेल। और आगे चलते हैं, तो इस दफा मार्केट ने भी काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखाया है आफ्टर ईद। जो ईद के बाद जो 2 दिन गुजरे हैं उसमें काफी स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स आए हैं। और थोड़ा सा हम जो लास्ट वीक के अंदर हमारी कॉल्स थी उसको भी हम देख लेते हैं। सो लेट्स गो टू फराज भाई। फराज भाई कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है? और थोड़ा सा रिव्यू भी देते हैं मार्केट के बारे में। जी, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है। सबको गुज़िस्ता ईद मुबारक और कांग्रेचुलेशंस पूरी सरमाया को, और जो भी सरमाया को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन सबको। फाइनेंशियल लिटरेसी जो हमारा मिशन है, विज़न है, वो इंशाल्लाह उस पे पूरा काम हो रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इंशाल्लाह जिस तरीके से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, हमारी हमारी नेशन को भी ये चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, इंशाल्लाह। सो गोइंग फॉरवर्ड, पिछले रिव्यूज़ कर लेते हैं 2 हफ्ते में क्या कुछ हुआ। जो हमने 100 इंडेक्स का बताया था, 3 दिन तो ऑफ था, उसके 4 दिन ऑफ थे, 4 सेशंस, उसके बाद वो मार्केट उसी तरीके से बिहेव करती रही। एंड देन जो हमने फॉरेक्स और जो क्रिप्टो की कॉल्स दी हुई थी, वो एग्जैक्टली परफेक्टली वैसे ही हुई हैं। एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लेते हैं। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं हमारा? जी। चलें, एक तो के एस सी 100 का हमने ये बोला हुआ था 7 मार्च से रैली शुरू होगी, और वैसे ही हुआ। उसके बाद मार्केट परफॉर्म करती गई। फिर लास्ट वीक मैंने एक सपोर्ट लेवल बताया था कि अ, इस पर आएगी मार्केट, इस सपोर्ट के ऊपर, और वहीं से बढ़ जाएगी। तो वो 1,15,800 का था, यहाँ मेंशन किया हुआ था, और इसी तरीके से वो मार्केट परफॉर्म करती गई। GCIL एक और हमारी कॉल थी। इसको 20 रुपीज़ में जिसने बाय किया होगा वो ये समझ रहे होंगे यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्स हुआ है। इसने गनी केमिकल वर्ल्ड के शेयर्स जिनके पास, फ़र्ज़ करें, इसको कैलकुलेट करके समझा देता हूँ, ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। जिसने 2 लाख रुपए के 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, यानी 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसको मिलेंगे तकरीबन 5,000 शेयर्स गनी केमिकल वर्ल्ड के। और उसकी वैल्यू, जो फेस वैल्यू जो वो मार्केट में ओपन होगा, 10 रुपए के हिसाब से होगी, ठीक है। तो 50,000 के आपके वो वाले शेयर्स हो गए। तो जिन्होंने अभी आज के हिसाब से 1,70,000, तकरीबन 10,000 GCIL हैं आपके, और 50,000 की आपके गनी केमिकल वर्ल्ड हो जाएगा, तो 2,20,000 जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है 20 रुपए पे, ठीक है, उसके पास आज 2,20,000 के रिटर्न अभी आ रहे हैं। जो चाह रहे GCIL को बेचना 1780, 1790 के करीब, वो सेल कर सकते हैं। गनी केमिकल वर्ल्ड के जो आपको शेयर्स मिलेंगे मार्केट में ट्रेड होने आएंगे, आप उसको भी सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर लें। सो ये ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं है, ये ओवरऑल जो एक्स हुआ है उसकी वजह से ये मार्केट ऐसे दिखा रही है। सिस्टम्स हमारी कॉल थी, बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया इसने। जहाँ से बताया था एग्जैक्टली वहीं जाके उसने TP1601 को हिट किया, एंड देन दोबारा उस लेवल पर आ गया। सो ये कॉल भी बहुत बेहतरीन चली। डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये भी उसी तरीके से परफॉर्म किया। यहाँ से हमने कहा था ये बढ़ेगा एंड देन ड्रॉप होगा। हम लोग बेयरिश थे लोअर हाई के करीब, एग्जैक्टली वही लेवल्स को टेस्ट किया, और उसके बाद ये ड्रॉप होता हुआ आया। जब हम डॉलर इंडेक्स में बेयरिश थे तो हम यूरो में बुलिश थे, और यूरो का मैंने कहा था कि करेक्शंस के ऊपर आए, इसको बाय करेंगे। तकरीबन उन्हीं लेवल्स के ऊपर आया, एंड देन उसके बाद जो टारगेट्स बताए थे 1.11 के और 1.14 के, एग्जैक्टली उसी को जाके इसने हिट किया। हम काफ़ी टाइम से इस ट्रेड का इंतज़ार कर रहे थे, और बहुत अच्छी मैसिव रैली देखने को मिली। जिस तरह हमने डॉलर इंडेक्स को बेयरिश साइड पे प्ले किया, तो यूरो यूएसडी को हमने बुलिश साइड पे प्ले किया। सो बहुत बेहतरीन ये रहा, और इसने एग्जैक्टली यहाँ पे जाके हमारे टारगेट्स को हिट कराया। फिर हम BTC की बात करें, लास्ट कॉल मेरी ये थी कि ये ट्रेंड लाइन पे आए तो यहाँ पे बाय करें। हमारा टारगेट पहले 86 और फिर 87 का था। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। उसी ट्रेंड लाइन को आके उसने टेस्ट किया यहाँ पे,
और फिर उसके बाद उन्हीं लेवल्स को जाके उसने टेस्ट करने के बाद ड्रॉप हो गया। तो इस पे भी हमारे टारगेट हिट हो गए। इथेरियम का मैंने कहा था कंसोलिडेशन बॉक्स की रीटेस्टिंग पे बाय करें, स्टॉप लॉस ये रखें, दोबारा ये 2060 को जाएगा और हिट कर देगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, वापस आया नीचे, रीटेस्ट किया उस कंसोलिडेशन बॉक्स को और फिर ऊपर जाके इसने टारगेट्स हिट करा दिए। फिर हम फ्लूकी की बात करें, ये मेरी कॉल थी, बल्कि मेरे वर्डिंग्स ये थे कि इस कॉल में मैं ऑलरेडी एंटर्ड हूँ और ये यहाँ से बढ़ेगी और रैली करेगी और उसके बाद देखिए इसने मैसिव गेन्स दिखाए, 0.74 तक गया। हमारा टारगेट पॉइंट 7 और 7.2 का था। सीधा ये बहुत अच्छी रैली थी, इसमें 30-35% की गेन्स थी, ये देखें। सो ओवरऑल हमारा वीक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। अब जो सिनेरियो चल रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में और स्पेशली पाकिस्तान मार्केट में, आ, ये इस टाइम सबकी जो है वो कंसर्न फील कर रहे हैं लोग कि यार क्या करना है इसके ऊपर। ग्लोबल मार्केट्स में तो ज़बरदस्त किस्म की ब्लीडिंग हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दो आज थोड़ी सी सेलिंग आई है, लेकिन लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं। ये जो टैरिफ वॉर ग्लोबली चल रही है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हम पाकिस्तानियों पे, ग्लोबल मार्केट्स पे, अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा बता सकें तो प्लीज़। अच्छा, पहली बात तो ये कि ओवरऑल ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं। मैंने लास्ट जब ये टैरिफ से एक दो दिन पहले भी अमार कॉल्स जो मेरी जो प्रीमियम हम सर्विस देते हैं टूवर्ड्स आवर स्टूडेंट्स, तो मैंने वहां पे बता दिया था कि ओवरऑल जो पहले एक्सपेक्टेशन थी वो तकरीबन एवरेज 9% थी कि इतने टैरिफ लगेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपके टैरिफ जो है वो लगाने लगी हैं। सेंट्रल बैंक्स जो बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके टैरिफ ज्यादा लगेंगे, ठीक है। और जब ज्यादा लगे तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है, थोड़ा सा एक फियर आता है मार्केट के अंदर, वो उसकी वजह से आप लोगों ने सेलिंग देखी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लेकिन मैं एक कोशिश ये कर रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी न्यूज है टैरिफ की, तो मैं नेक्स्ट वीक के अंदर कोई सेक्टर की एनालिसिस नहीं करूंगा। मैं इसके ऊपर काफी डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों को बताऊंगा कि ओवरऑल जो दो पिक्चर्स हैं, कि एक पिक्चर ये कह रही है कि बहुत अच्छा है टैरिफ लगाना यूएसए के लिए, और एक पिक्चर ये कह रही है कि टैरिफ लगाना जो है आपके लिए बुरा है, ठीक है। दोनों को वेट इन करेंगे, दोनों को देखेंगे कि जो सिनेरियोज आपके चल रहे हैं कौन सी चीज किस चीज के लिए बेहतर रह सकती है, ठीक है। तो उसको डिटेल हम नेक्स्ट वीक के अंदर कवर करते हैं। मैं थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है, लेकिन लेट्स मूव ऑन टू वर्ड्स जो इस टाइम के जो हमारी ओवरऑल पिक्चर चल रही है इन पाकिस्तान एज वेल, और जो लास्ट वीक के अंदर हमने जो डेवलपमेंट्स देखी थी उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन हमारे 76 मिलियन डॉलर थोड़े से नीचे गिरे थे टुवर्ड्स 11.4 बिलियन। इंपोर्ट कवरेज हमारी 2.5 मंथ्स पे आ गई थी, थोड़ी सी पेमेंट्स हुई, उसकी बेस के ऊपर जो है हमारे रिजर्व्स निस्बतन कम है। सीमेंट के डिस्पैचेस जो थे वो तकरीबन 10% हमारे इंक्रीज हुए ड्यू टू 7% इंक्रीज इन लोकल सेल्स एंड 34% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। तो जो साउथ के रीजन है उसमें ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है। करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ हमारा आया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव था ड्यू टू करंट अकाउंट डेफिसिट एंड लोन रीपेमेंट्स। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि लोन की रीपेमेंट थोड़ी सी ज्यादा हुई, हमारी इंपोर्ट्स हमारी 2-3 महीने ज्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से भी जो हमारे सेंट्रल बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादा नहीं बढ़ाया। और ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से आपके जो ओवरऑल आप देख रहे हो कि ये वजह आगे जाके जो है हमें नजर आ रहा है कि रियल इंटरेस्ट रेट भी हमारा ज्यादा बढ़ गया, और उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन हमारी अभी नीचे आ रही है। तो मेजरली यही देखा जाएगा, सेंट्रल बैंक आगे जाके इंटरेस्ट रेट इसको कम कर देंगे। लेकिन रीजन क्या थी कि इंपोर्ट ज्यादा हुई, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को ऊपर ही रखा गया, प्रेशर डाला गया। एलएसएम डिक्लाइन जो है वो हमारी 1.2% ईयर ऑन ईयर हुई है। फ्लैट हमारी टेक्सटाइल सेल्स थी, नेगेटिव सेल्स हमारी हुई, ईयर ऑन ईयर सेल्स हुई हमारी फूड सेगमेंट में। तो इन्फ्लेशन ही पहले ज्यादा थी जिसकी वजह से हमारी फूड की भी जो प्राइसेस थी वो ज्यादा थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक साल के अंदर निस्बतन उसका बेस इफेक्ट कम होने की वजह से इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव वाली साइड पे चली गई, ठीक है। तो इस वीक की थोड़ी सी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी लिस्ट डाउन कर दी वन बाय वन, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं ऑन डिफरेंट कंट्रीज, पाकिस्तान के ऊपर भी उसने तकरीबन 29% का टैरिफ लगा दिया है। अच्छा, रेसिप्रोकल क्या होता है ये आप ध्यान में रखें कि पूरी दुनिया जो है पहले ही यूएसए के ऊपर टैरिफ लगा रही थी, लगाए हुए थे उन्होंने, तो उसके रेसिप्रोकल उसके इफेक्ट के ऊपर उसने ट्रंप ने भी कहा कि भाई आप लोगों ने अगर हमारे ऊपर भी टैरिफ लगाया हुआ तो हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक चीज हुई है जिसके ऊपर पहले ये समझा जा रहा था कि निस्बतन कम होंगे, लेकिन ट्रंप ने इसके टैरिफ ज्यादा लगाए हैं।
दूसरी जगह ये चीज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको ये सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर लूं, तो मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि ओवरऑल क्या सिनेरियो हो रहा है, ट्रम्प क्यों कर रहा है ये, और वो करना क्या चाह रहा है, और इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत क्या हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीक अंदर हम डिटेल में इसको एक प्रेजेंटेशन वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इसको देखना है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेल्स जो है इंक्रीज बाय 210% ईयर ऑन ईयर, बहुत ज्यादा हम ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मैंने टॉपिक्स भी बताई थी। पिछले साल मैंने एक सेशन किया था जिसकी बेस के ऊपर मैंने कहा था कि ये आपके फार्मास्यूटिकल सारी कंपनीज के ऊपर जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं, जो कंपनीज बेचती हैं, जिनका पोर्टफोलियो ज्यादा है, तो उनके जो सेल्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी, उनके प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि डी रेगुलेशन गवर्नमेंट ने की थी, और उसकी बेस के ऊपर आप लोगों को सबको पता है कि फार्मास्यूटिकल ने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया। पाकिस्तान जीडीपी जो हमारी लास्ट आई है इस क्वार्टर के अंदर, दैट इज अराउंड 1.73%। इट्स गुड। पिछले साल जो है अगर इसी क्वार्टर में देखा जाए तकरीबन 1.8% ही थी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिर भी काफी हद तक बेहतर है। पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो चुका है आईएमएफ के साथ, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तकरीबन हो चुका है। फौरी तौर पे हमें 1.3 बिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे, तकरीबन 2.3 बिलियन डॉलर का ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगेन दिस इज अ ह्यूज थिंग फॉर अस एज वेल। आगे जाके हमारे लिए काफी पॉजिटिव एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर हमारी स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म कर सकती है। मार्च 2025 का जो सीपीआई का नंबर है वो तो हमारा 0.7% पे आया है। दिस इज डेकेड लो, और रियल इंटरेस्ट रेट को देखा जाए तो अब जो है वो तकरीबन हिस्टोरिकली 11.3%, काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी है। तो इट्स सिग्नलिंग के आगे जाके जो है आपकी इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन नीचे है तो इंटरेस्ट रेट को भी आप नीचे कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा इंसेंटिव प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को रिड्यूस किया जाएगा, इंडस्ट्री के लिए भी और रेजिडेंशियल जो घर वालों के लिए भी, रेजिडेंट्स के लिए भी। तो तकरीबन दिस इज ह्यूज नंबर, 7.5 रुपीज, तकरीबन 7.59 रुपीज जो है पाकिस्तानी रुपये के अंदर, ये थोड़ा सा कम किया जाएगा। ठीक है, सो ये अगेन बहुत बड़ा इंसेंटिव है पाकिस्तानियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है कि आपको बिजली की कीमत थोड़ी निस्बतन कम पड़ेगी। बहुत ज्यादा कोई ऐसे सेगमेंट्स भी हैं जिसमें स्टील का सेक्टर आता है, आपका सीमेंट का सेक्टर आता है, जो कि बहुत ज्यादा रिलायंट थे ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और जितनी भी कंपनीज आपकी रिलायंट है ऑन दिस बिजली की कीमतों के ऊपर, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर अच्छा आ सकता है। सो उसमें एक अमरेली स्टील है, जिसमें अगर आप देख सकते हो जाके, आज के दिन भी मेरे ख्याल से अपर कैप हो गया, तो उसको बहुत इंसेंटिव है। कोहाट सीमेंट, फौजी सीमेंट, जो सीमेंट की काफी ज्यादा कंपनीज है, उसके ऊपर भी काफी अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। तो अगेन आप देख सकते हो कि दिस इज अ मच नीडेड स्टेप जो कि अब प्राइम मिनिस्टर ने उठाया, और हमारी ये प्राइसेस को, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को नीचे किया। ठीक है, सो ये हो गए हमारे इस वीक के अंदर डेवलपमेंट। थोड़ा सा मैं ये जो टैरिफ्स की बात है, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं यहाँ पे कवर करना चाह रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से क्या शेप हो रही है इस टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, और हमने ओवरऑल किस सिनेरियो से इस चीज को देखना है। नंबर वन, पहले ये चीज को समझें कि जब भी ये टैरिफ लगाए जाते हैं, इसके बैक एंड पे कोई ना कोई रीजन होती है। ट्रम्प हो गया, या अमेरिका जो इटसेल्फ अभी इस टाइम पे टैरिफ लगा रहा है, उसके पीछे व्हाट इज ही थिंकिंग, पहले आप ये समझें। इस टाइम पे मैंने एक पहले भी वीडियो की थी कि अमेरिका जो है इस सिचुएशन में आ गया हुआ है जहां पे आपका फिजिकल डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब है कि जो आपके रेवेन्यू है, और अगर आप उसके एक्सपेंसेस को माइनस करें तो ये आपका नेगेटिव फिगर आएगा। बेसिकली अगर आप टैक्स ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, और आपके खर्चे जो हैं, अगर एक्सपेंसेस जो हैं जो आप डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है आप फिजिकल डेफिसिट में शामिल हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपसे टैक्सेस ज्यादा इकट्ठे नहीं हो रहे। अब ट्रम्प क्या कर रहा है, ट्रम्प ये कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि मैं अपने मुल्क, जो दूसरे मुल्क है उनके ऊपर टैरिफ लगाता हूं। टैरिफ लगाने से क्या होगा कि मेजॉरिटी जो हमारे जो मुल्क के अंदर जो जितनी भी इंडस्ट्री पहले लगी हुई थी, वो सारी उठ के बाहर डिफरेंट कंट्रीज में जा चुकी हुई थी। चाइना में प्रोडक्शन हो रही थी, यूरोप में प्रोडक्शन हो रही थी, इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है, पाकिस्तान में प्रोडक्शन जो हो रही है। चलिए, पाकिस्तान तो एक छोटा कंट्री एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट देखा जाता है, लेकिन बाकी कंट्रीज के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होना शुरू हो गई थी। बल्कि मैं आपको अगर नंबर बताऊं तो तकरीबन 28% 1950s के अंदर रफली अगर आप देखा जाए, तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन ओवरऑल ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इतनी अमेरिका के अंदर होती थी। इस टाइम पे ये नंबर 10% पे आ चुका हुआ है, और ओवरऑल ट्रम्प ये देख रहा है, ये कह रहा है कि अब हमें शिफ्टिंग की जरूरत है।
जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बाहर गई है वो वापस आए, हमारे मुल्क के अंदर आए, यहाँ पे आप लोग काम करो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, उससे टैक्स ज्यादा बढ़ेगा, हमारा जो इंपोर्ट का बिल है, यानी कि जो हम चीजें अमेरिका में मंगवाते हैं जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा मसले आ रहे हैं, वो कम होगा, और वो जब कम होगा तो हम अगेन अपने मुल्क के अंदर टैक्सेस ज्यादा इकट्ठे कर पाएंगे, एक्सपेंसेस भी हमारे कम होंगे, वी आर नॉट रिलाइंग ऑन अदर कंट्रीज। ये सारी सिचुएशन आपकी होगी। आपने देखा होगा कि एक दो इकदाम और भी लिए हैं ट्रंप ने, जिसमें उसने ये भी अनाउंस किया कि ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से एक स्लोगन उसने यूज किया है। वो ये कहना चाह रहा है कि हम अपने मुल्क के अंदर ऑयल को ज्यादा एक्सप्लोर करें, बजाय इसके कि हम कनाडा से ऑयल लें या डिफरेंट कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से ऑयल लें, तो हम अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, अब ये सारा सिनेरियो आपको थोड़ा सा समझ आया कि ओवरऑल क्या करना चाह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहा है, और उसकी बेस के ऊपर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर करना चाह रहा है। अब एक चीज को और समझें कि टैरिफ जब आप लगा रहे हो, तो इस टाइम पे अमेरिका को पता है कि पूरी दुनिया जो है ये चाहती है कि हम एक्सपोर्ट करें टू यूएसए। सो यूएसए एक स्टेज पे, एक अच्छी स्टेज पे मौजूद है कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ निगोशिएट कर सकता है। ठीक है, तो अभी तो थोड़े से टैरिफ लगाए हैं, लेकिन उसके रिस्पॉन्स के ऊपर बाकी कंट्रीज भी लगाएंगे। चाइना ने आज के दिन अनाउंस कर दिया कि तकरीबन 34% वो भी टैरिफ लगा रहे हैं यूएसए के ऊपर। तो अभी थोड़ी सी निगोशिएशन यहाँ पे चलेगी। ठीक है, कुछ और डिसीजन मेकिंग होगी कि थोड़ा बहुत नीचे किया जाएगा टैरिफ, तो उससे क्या होगा, रिस्पॉन्स जो है थोड़ा सा मार्केट के लिए थोड़ा सा बेहतर आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई कि ओवरऑल किस तरीके से ट्रंप के हम रेसिप्रोकल टैरिफ को देखने हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज को ये समझें कि ओवरऑल इसके स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट है। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ओवरऑल अमेरिका जो इस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये टैरिफ के लगा रहा है या निगोशिएशन जो भी होंगी उसकी, ये एक स्टेज पहले नहीं जा सकता था, एक दो साल पहले नहीं जा सकता था। उससे पहले क्या कर रहा था, एक फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारा चलता है उसमें होता ये है कि आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी जब ला रहे होते हैं तो उसकी बेस के ऊपर आपकी ग्रोथ आती है। ठीक है, जैसे कोविड हुआ, कोविड के अंदर सारी पूरी दुनिया बंद होगी, उसके बाद क्या हुआ कि एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लाई गई और उसकी बेस के ऊपर आपकी ग्रोथ को लाया गया। अब ग्रोथ क्या है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग की, अमेरिका ने पैसों को छापा और पैसा छाप के एक डेप्ट क्रिएट किया, डेप्ट क्रिएट करके लोगों के अकाउंट्स में भी पैसे डाले, इंसेंटिव दिया बड़ी बड़ी कंपनीज को कि आप लोन्स लो, और लोन्स की बेस के ऊपर ग्रोथ लाएगी। अब जब कोविड के बाद आपने देखा ग्रोथ आई, पाकिस्तान में भी आई, पूरी दुनिया में तकरीबन ग्रोथ आई कोविड होने के बावजूद भी, तो उसका एक साइड इफेक्ट के तौर पे महंगाई भी थोड़ी बढ़ती है। ये चीज को ध्यान में रखें कि ग्रोथ पहले आती है, इन्फ्लेशन को थोड़े अरसे बाद आना शुरू होती है, एक दो साल के बाद। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बाद में आना शुरू हुई, फिर उसके बाद 2022 के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर हुई और उसकी बेस के ऊपर इन्फ्लेशन ज्यादा ऊपर चलेगी, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगी। ये पॉइंट होता है आपका स्टैगफ्लेशन, इसको कहते हैं। स्टैगफ्लेशन होता है जब आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए और ग्रोथ कम हो जाए। अब यहां पे अगेन सेंट्रल बैंक्स में बहुत ज्यादा बात करता हूं कि सेंट्रल बैंक्स फोकस करती है दो चीजों के ऊपर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो गई, तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट, अमेरिका ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, पाकिस्तान के अंदर भी इंटरेस्ट रेट बढ़े, बाकी कंट्रीज में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो स्टॉक मार्केट क्या हुई, नीचे हुई। अब एक डेढ़ साल के बाद जो 2023 आया, 2022 के अंदर मैं ये कहना शुरू हो गया था कि अब आपकी इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो गई है, बल्कि मैंने बाकायदा लो भी प्रेडिक्ट किया था नैस्डैक का कि अक्टूबर 13 2022 से यहां से स्टॉक मार्केट आपकी दोबारा परफॉर्म होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी नीचे आ रही है। सो क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जब आपकी नीचे आई, टारगेट के अंदर आई, नाउ अमेरिका इज इन अ पोजीशन जो कि वो ये देख रहा है कि अब महंगाई नीचे हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट भी वो नीचे कर रहे हैं, कल के दिन में अगर वो अपने लोन्स लेना चाहते हैं या टी बिल्स या बॉन्ड से पैसा रेस करना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट रेट कम के ऊपर वो रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेंशन की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी वाइज अगर देखा जाए और अगर मैं डॉलर की पर्सपेक्टिव से बात करूं, अमेरिका का एक बहुत बड़ा फोकस इस चीज पे भी है कि हम डॉलर की वैल्यू को किसी तरीके से बरकरार रखें। ठीक है, एक पोजीशन पे आ गए जो कि टैरिफ वगैरह भी लगाए, पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि भाई हम पे टैरिफ भी लग रहे हैं और ये सारी सिचुएशन निगोशिएशन भी होगी। दूसरे एंड पे ट्रंप एक और कोशिश भी कर रहा है कि किसी तरीके से डॉलर की वैल्यू को भी मेंटेन रखा जाए। अब वो कैसे होगा, यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ओवरऑल ये देखें कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो आपकी जो करेंसी होती है वो भी थोड़ी थोड़ी सी नीचे जाती है। ठीक है, ये इंपैक्ट होता है।
एक चीज यहां से इंपैक्ट आता है कि और उसकी वजह क्या होती है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो सेविंग्स भी कम होती हैं, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो रिटर्न होता है वो भी कम होता है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर अगर आप बैंक के अंदर पैसे रखेंगे तो वहां पे आपको रिटर्न कम होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे एंड से एक और इम्पैक्ट होता है जिसको कहते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ जब आपकी आती है तो वो भी थोड़ी सी पावर करेंसीज की बढ़ाती है। तो एक जगह मैं बात कर रहा हूं कि करेंसी की वैल्यू नीचे हुई, दूसरी जगह पे अगर ग्रोथ आती है तो करेंसी की वैल्यू ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये दो पर्सपेक्टिव हो गए। तीसरा पर्सपेक्टिव, जब आप फिस्कल पॉलिसी है, जो आप टैरिफ वगैरह ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे पाकिस्तान कर रहा है या इंडिया कर रहा है या चाइना कर रहा है, एक्सपोर्ट कम होगी, ठीक है। अमेरिका जो है इंपोर्ट कम करेगा। तो इसका मतलब यह है कि डॉलर जो है वो कम आएंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर डॉलर कम आते थे, जैसे हमारा 2022 के अंदर क्या सिचुएशन बनी, रिजर्व्स कम हो गए, डॉलर कम हो गए, हमारे पास डॉलर कम हो गए तो डॉलर की कीमत क्या हुई, ऊपर चली गई, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन की बेस के ऊपर भी डॉलर अगर कम होंगे मार्केट्स के अंदर तो उसकी बेस के ऊपर भी डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। पहले मुझे ये लग रहा है जो फंडामेंटली देखा जाएगा कि डॉलर पहले शुरू में थोड़ा अरसा नीचे रहेगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ऊपर जाएगा इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज सिनेरियो आपको समझ आ गया। अब दूसरे एंड पे ये चीज को देखें कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज इंपोर्ट कर रही हैं उनके ऊपर हिट आएगा, ठीक है। और जैसे कि नाइकी हो गया, नाइकी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करता, ज्यादातर वियतनाम से या पाकिस्तान से भी इंटरलूप से काफी हद तक ये चीजें खरीदता है। तो इन कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा बुरा आ सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितना कौन सी ऐसी कंपनीज है जो बेनिफिट लेंगी, ठीक है। और उसमें ऑयल की कंपनीज बहुत ज्यादा आ सकती हैं, उसमें ऐसी कंपनीज भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग फौरी तौर पर शिफ्ट कर रही हैं टुवर्ड्स यूएसए। तो वहां पे जो कंपनीज परफॉर्म करेगी वो भी बेहतर होगा। अब इसका एक और रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है। जो यूएसए ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि जब आप ये काम करेंगे तो प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेंगी। तो इन्फ्लेशन जब ज्यादा थोड़ी सी बढ़ेगी तो उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो रिसेशन की बातें कर रहे थे लोग, रिसेशन अभी तो नहीं आने वाला, ठीक है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना तो उससे क्या होगा कि कुछ कंपनीज की ग्रोथ भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है ना कि महंगाई होती है तो कहीं ना कहीं से तो आ रही है महंगाई, तो उनकी भी सेल्स या प्रॉफिट वगैरह बढ़ेंगे। तो फौरी तौर पे रिसेशन तो नहीं आने वाला। तो रिसेशन जब आएगा तो तब हम देख लेंगे, हम उसको नंबर्स देखते रहते हैं, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह देखते हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस आई थिंक अभी भी मार्केट में थोड़ी सी जान है। लेकिन अगेन कुछ सेक्टर्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। ट्रम्प उसको सपोर्ट भी कर रहा है, फिर ऑयल एनर्जी स्टॉक्स के अंदर भी सपोर्ट कर रहा है, फिर इसके अलावा जो है आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बेस के ऊपर यहाँ पे इंपैक्ट आता है। अच्छा, पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से बात किया जाए, थोड़ा सा डिटेल नेक्स्ट टाइम मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। लेकिन ओवरऑल इट्स नॉट अ वेरी बैड सिचुएशन जो कि लोग समझते हैं कि शायद बुरा सिचुएशन आएगी। उसकी वजह यह है कि टैरिफ भाई अगर हम पे लगे हैं तो जिन कंट्री से वो पहले एक्सपोर्ट हो रही थी उनके ऊपर भी लगा है, वियतनाम पे भी लगा है, बांग्लादेश पे भी लगा है, श्रीलंका पे भी लगा है, इंडिया पे भी लगा है। अच्छा, ये हमारी पोजीशन इंडिया से थोड़ी सी अभी कंपिटेटिव हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि इंडिया पे इतने टैरिफ नहीं लगे जितना बाकी कंट्रीज पे लगे हैं, पाकिस्तान के ऊपर लगे। थोड़ा सा कंपटीशन वहां से टफ हो सकता है। टेक्सटाइल के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन बाकी इतना ज्यादा मेरे ख्याल से हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब टैरिफ लगा रहे हो तो अमेरिका के अंदर उसकी प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा। हमने तो वही एक्सपोर्ट करना जो करना है, लेकिन यहाँ पे अगेन थोड़ी सी कंपनीज को देखना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन होगी आपकी। फिर क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव से भी बात की जाए तो क्रिप्टो पे भी अगेन दिस इज फ्रेंडली एनवायरनमेंट। वो ऑलरेडी वो बात कर रहा है कि जी हम क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री बनना चाह रही है, क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज वगैरह लेके आएंगे। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। अब ओवरऑल मैंने सारी पिक्चर आप लोगों को दे दी, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर मैं थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन वाइज बताऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ सके कि ओवरऑल जो मैंने बात की है किसी को अगर नहीं समझ आई भी तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है जी। बैक टू फराज। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार।
विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी अमार, मेरे ना आपसे 3 क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस होंगे मेरे ख्याल में, जो लोग हमें देख रहे हैं ना उसको, उन लोगों को बेहतर उसकी तरीके से समझ आएगा। देखें, अभी रीसेंट टाइम्स में बिजली की कीमतें कम हो गई, आपने कुछ कंपनीज बताई जो बेनिफिशरी हैं, फिर उसके बाद हमारा IMF से एग्रीमेंट हो गया जो बहुत अच्छा साइन है, फिर इन्फ्लेशन आपकी रिकॉर्ड लो पर आई है जो बहुत ही अच्छा साइन है। इसका ये मतलब है आपके इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। एक तरफ ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, दूसरी तरफ ये जो ग्लोबल टैरिफ वॉर शुरू हो गई है उसकी वजह से जो हमारे PSX के इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक परेशान हो गए। मुझे आज 3-4 अच्छे लोगों के मैसेजेस आ गए हैं कि यार अब क्या करना है। सो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है इनका वेट ज़्यादा रहेगा और हमारी मार्केट बुलिश रहेगी, या फिर जो ग्लोबल क्राइसिस या वॉर की सिचुएशन में जो ग्लोबल मार्केट्स अभी ब्लीडिंग कर रही हैं उसकी वजह से हमारी मार्केट भी लपेटे में आ जाएगी? सो आसान लफ्ज़ों में मुझे बताएं कि क्या अभी तक हमें इन्वेस्ट रहना चाहिए? हमारी कोई कंडीशंस इस तरह की बिगड़ी हैं कि हम फॉरेन से, जो स्पेशली वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट तो 4 साल 5 साल के लिए करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो क्या उनके लिए अभी तक स्टॉक्स में रहना ये ठीक रहेगा कि इन्वेस्ट रहे हम लोग मार्केट में अभी? अच्छा, मेरे पर्सपेक्टिव से मेरा जो ओपिनियन है वो तो ये है कि अभी रफली थोड़ा सा सेंटिमेंटल एक इफेक्ट आता है। ठीक है, सेंटिमेंटल आने दें, कोई इतना इशू नहीं है। फंडामेंटल्स हमारे इंटैक्ट है, हमारी इन्फ्लेशन बहुत नीचे है, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे इंटरेस्ट रेट भी काफी ऊपर है जिसमें गुंजाइश है नीचे आने की। ग्रोथ के बहुत पर्सपेक्टिव है। ठीक है, बिजली की कीमतें हो गई नीचे हो गई, सारी चीजें हमारी बहुत अच्छी जा रही हैं। ठीक है, ये टैरिफ जो भी जो लग रहे हैं वो इम्पैक्ट अभी, क्योंकि अभी निगोशिएशन चल रही है। देखें, अभी ये फाइनलाइज नहीं है कि ये हमारे इतने लग गए। उसके रिस्पॉन्स में चाइना भी लगा रहा है, बाकी कंट्रीज भी रिस्पॉन्स करेंगे। तो ओवरऑल अभी पिक्चर ये यहाँ पे ये समझने वाली है कि लेट्स सपोज अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से मैं बात करता हूँ, चाइना अगर यूएसए उसके ऊपर लगा रहा है टैरिफ, ठीक है, तो चाइना के पास ऑप्शन है कि भाई मैं यूएसए को नहीं बेचता, मैं कहीं और बेच देता, मैं सेंट्रल अमेरिका में बेच देता हूँ, मैं अफ्रीका में कुछ कंट्रीज को बेच दूंगा। तो वो ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज को हमें टेक्सटाइल हमारी थोड़ा सा इंपैक्ट, हल्का सा इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन डजंट हैव टू बी कि बहुत ज्यादा बुरा हो। ठीक है, बल्कि मैं रिसेंटली देख रहा था इंटरलूप के, आई थिंक सीईओ ने ये शेयर किया हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, मैं अगर किसी और ने शेयर किया वो एक अलग पर्सपेक्टिव हो जाएगा, लेकिन पॉइंट इज के उन्होंने ये शेयर किया था कि ओवरऑल बाकी कंट्रीज के ऊपर भी जो टैरिफ लग रहे हैं उससे इंपैक्ट इतना बुरा नहीं आएगा, लेकिन इंडिया के साथ ही थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि वहां पे कंपटीशन टफ हो सकता है। ठीक है, यहां से देखिए एक चीज को ध्यान में रखें, जो अगर ग्लोबल इकोनॉमी वहां से ऑर्डर्स अगर कम होते हैं, जैसे अमेरिका जैसी बात है उसके ऊपर टैरिफ लग रहा है, वहां की कंपनीज अगर ऑर्डर्स कम देंगे, फिर जो कंपनीज यहां से ऑर्डर भेज रही है यहाँ पे या ऑर्डर ले रही है उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर वो ऑर्डर सस्टेनेबल है, वो ठीक है, यानी कि वो कंपनीज उसकी प्राइसेस बढ़ा के सेल कर देती, तो फिर तो इतना इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे अभी फौरी तौर पे कहूंगा जी ये बुरा है ये अच्छा है, तो वो शायद सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितना इसको इंपैक्ट आ गया, लेकिन इसको बाकी अमार सेक्टर्स और, इतना हाँ मसला नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। राइट नाउ PSX में जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो लोग एक्सपोर्ट कर रही हैं कंपनीज यूएस को, उन पे इम्पैक्ट आ सकता है। उसके अलावा फिलहाल और कंपनीज पे उसकी वजह से शायद ना आए। ऐसा ही है? है। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। और सजेशन और एडवाइस मेरी भी यही है कि जैसे फर्ज करें किसी ने मीज़ान बैंक में होल्डिंग रखी हुई है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, सो मीज़ान बैंक को कोई फर्क पड़ेगा उसकी वजह से? नहीं, या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, किसान बैंक का उसका ताल्लुक ही नहीं है उससे। आपको को उसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा? या आपके साज़गार को उसकी वजह से नहीं, फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा? आप पानी पी लें फिर इस पे जवाब दे दें। मैं बेसिकली नहीं, नहीं, उन बिल्कुल लोगों को बिल्कुल नहीं समझाना पड़ेगा। चाह रहा हूँ क्योंकि उनकी होल्डिंग्स मीज़ान बैंक हपको और साज़गार होगी, लेकिन वो परेशान ट्रम्प की बातों से हो रहे हैं। तो और ये चीज़ भूल रहे हैं कि आपका, चलें अभी डिस्कस करते हैं टेक्निकली भी और इसके ऊपर आते हैं। अच्छा अमार, एक और सवाल फिर आपसे मैं ये कर लेता हूँ। व्हेन देयर इज़ अ ब्लड ऑन द स्ट्रीट बाय इट, ठीक है? बड़ी फेमस कोट है। नैस्डैक S&P आपकी 35% ड्रॉप हो चुकी है। मैंने ये कोविड में भी क्राइसिस देखे हैं, 30-35% के ऊपर दुनिया भर के रिटेल ट्रेडर्स पैनिक कर जाते हैं। आज मार्जिन कॉल्स लगी हुई हैं, लोगों के अकाउंट्स वॉश हुए हैं जो लेवरेज पे काम कर रहे हैं। पैनिक इन जबरदस्त किस्म के एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आपके इमोशंस और पैनिक चल रही है। सो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि ये मार्केट सेकुलर बुल मार्केट होती है, हर 10 साल के बाद ये अपने नए हाइस के ऊपर खड़ी होती हैं, डोंट यू थिंक दिस इज अ टाइम टू इन्वेस्ट?
वो पैसे जो आपकी सेविंग्स में है, जो हमें ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे होते हैं, वो पैसे जो आपकी सेविंग्स में है, विदाउट लेवरेज ट्रेडिंग के ऊपर अगर आप पोजीशन बिल्डिंग शुरू करें, आपके इन्वेस्टिजिनो मॉडल में अभी तक यहाँ पे बाय और सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली ऑप्शन आई है या नहीं आई? अभी तक तो बाय वाली सिचुएशन चल रही होगी। सो इसके ऊपर भी नहीं, एक मेरे मेरे एंड पे तो बाय वाली फंडामेंटल्स के सिचुएशन है। ऊपर। मेरे हाँ। मैं तो फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर करता हूँ। मुझे तो ऑलरेडी मैंने सब स्टूडेंट्स को मेरा पता है कि मैं मार्केट से निकलता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत पोजीशन जब अगर मुझे कोई और एसेट क्लास अच्छी लगती है तो मैं उसकी उसके अंदर चला जाता हूँ। वो एसेट क्लास ज्यादा फिक्स इनकम होती है, फिक्स इनकम के ऊपर पाकिस्तान का रिटर्न कम हो रहा है, तो मैं फिर क्यों जाऊँ उसमें? ठीक है ना। बात हम्म। ये है कि फिर स्टॉक मार्केट्स के अंदर मैं जिन कंपनी को ज्यादा इंसेंटिव मैं उसी में रहूँ। हम्म। तो इंसेंटिव है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा। तो आई हम्म। थिंक हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। देयर कपल ऑफ गुड जेम्स इन हाँ। पाकिस्तान जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते नहीं, मेरा क्वेश्चन है ग्लोबल मार्केट्स को लेके। जैसे फर्ज करें एस&पी में, नैस्डैक में हमें बहुत से फॉलोवर्स फॉलो करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे। सो उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि फंडामेंटली अगर यहाँ पे और सेकुलर बुल मार्केट की बात करते हैं जो हमेशा लॉन्ग रन में हैं। बुलिश रहती है, अगर आप इसको मंथली चार्ट्स पे देखेंगे स्टिल ट्रेंड कर रहा है। सो ये एक मेजर करेक्शन आ रही है इसके ऊपर। सो दिस इज अ टाइम टू बाय, मैं ये पूछ रहा हाँ, देखिए मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से तो बाय करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये सेंटिमेंटल का एक शिफ्ट आएगा। दूसरे एंड पे ये चीज को मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, जो इंपोर्ट वाली कंपनीज हैं उसको आप अवॉइड करो। ठीक है। हूँ। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज है आप उस साइड पे आ जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली हैं कंपनीज, हम्म। उसके ऊपर तो काम हो रहा है, आप उसके ऊपर आ जाओ। हम्म। तो ये कुछ जो सेक्टर है ये बेहतर रह सकता है। हम्म। सही है, सही है। ओके। अच्छा, इसके बाद ना क्या कहते हैं, हम 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। हमार मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? जी, यहाँ पे शेयर हो। ओके, ग्रेट। अच्छा, हमने बुलिश इंडिकेशंस को देखा हुआ है, हायर हाइज एंड हायर लोज स्टिल इंटैक्ट हैं, सेम अच्छे चल रहे हैं। टाइम साइकिल्स के ऊपर ये जो साइकिल्स चल रही हैं एडवांसिंग फेज की हैं, इसका ये मतलब है कि इसको बढ़ना चाहिए, बुलिश हो रहना चाहिए। अप्रैल जो है सीजनल्स के ऊपर अच्छा महीना रहता है स्टॉक मार्केट के लिए ओवरऑल। सो ये तीन वेट्स हमारे पास बुल्स के हैं। बेयरिश पे हमारे पास एक वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस आ गई है, ये थोड़ी कंसर्निंग हो सकती है। एंड देन आज का जो ये बना है शूटिंग स्टार, ये एक अच्छा साइन नहीं है। सो ओवरऑल वेट्स बुलिश की तरफ है, लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स शो कर रहे हैं कि यहाँ से करेक्शन आ सकती है। सो वो लोग जो प्रॉफिट्स में हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या थोड़ा बहुत कैश पे आना चाहते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे 25% की कैश आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि जब करेक्शन आए नीचे थोड़ी सी यहाँ से 3-4 हज़ार पॉइंट्स अगर नीचे आती है, मुझे लगता है कि ये वाली जो सपोर्ट लेवल्स हैं 1,16,900, जो तकरीबन 2,000 पॉइंट्स नीचे बनते हैं करंट प्राइस से, करंट इंडेक्स से, और 1,15,890 पहले वाली भी सपोर्ट थी। सो इन लेवल्स के ऊपर हम दोबारा अच्छे स्टॉक्स को देख के, अगेन स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट वेरी करते हैं, वहां से आप देख के उसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अब इसने 1,20,000 की बना दी, उसके बाद नए हाइज हैं, तो कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। मेजर जो आपकी प्रोजेक्शंस आती हैं वो 128 की आती हैं। सो यहाँ से थोड़ी सी हम करेक्शंस देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस आई थी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो जब आई थी उसके बाद मार्केट ने कुछ ना साइडवेज एक्टिविटीज दिखा दी थी उस वीकली डाइवर्जेंस को सिंक करने के लिए, और उसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू हो गई है। सो आसान लफ्ज़ों में, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने 4-5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए स्टॉक्स रखे हुए हैं, उनमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, तो थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बुक करके 25% पोर्टफोलियो कैश पे ले आएँ। सो कैश पे जब नीचे आएगा तो फिर हम दोबारा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छी ट्रेड्स पिक कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसी ट्रेड में हैं जिसका एसएल इंटेक्ट है और टीपी उसकी नहीं हिट हुई, तो मेरे ख्याल में उसको भी ट्रेड को कैरी करना चाहिए। हमार ये ओवरऑल व्यू है कि 100 इंडेक्स का। बाकी टेक्निकली ये नज़र आ रहा है। अच्छा फराज, आपने केएससी 100 इंडेक्स का भी ओवरव्यू दे दिया। अब टॉपिक्स इस वीक की कवर कर लेते हैं। आज के दिन हम सेक्टर कवर नहीं करते क्योंकि ओवरऑल काफी ज्यादा मैंने ऑलरेडी ट्रम्प की जो वो टैरिफ की बात को भी काफी डिटेल में कवर कर लिया। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स टॉपिक्स। ओके। अच्छा अमार, मैं थोड़ा सा इस हफ्ते ना मार्केट को वॉच करूंगा और ये देखूंगा कि जब ब्रेकआउट्स लग रहे हुए और अगर मार्केट ने जो बाहर का ग्लोबल प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया और जो पैनिक सेलर्स हैं वो कंट्रोल में आ गए, तो फिर मैं उस टाइम बाय करूंगा।
तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब आपके ट्रेंड के ब्रेकआउट्स लग रहे हों फिर बाय करें, ठीक है? जैसे हमने लास्ट टाइम फ्लाइंग सीमेंट के ऊपर बात की थी और वो उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, वो वहीं खड़ा हुआ नीचे आ गया बल्कि, तो हमने उस पे ट्रेंड को राइड नहीं किया। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अब यहाँ पे देखें एज कार, ये एक मेरी पिक है। यहाँ पे बाय स्टॉप सिंपल एक रेजिस्टेंस के ऊपर या हाई जो बना, लोअर हाई जो बना है उसका ब्रेकआउट के ऊपर हम अगर ये लगता है यहाँ बाय करेंगे 316 पे, और फिर इसके टारगेट 354 एंड देन ऊपर 398 के हो सकते हैं, स्टॉप लॉस फ्री हो जाएगा। सो जब ये इन लेवल्स को ब्रेक कर रहा हो, मार्केट ठीक हो, फिर उस टाइम ट्रेड करनी चाहिए, अदरवाइज इंतजार करें। हमार एच कार अभी हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों के अंदर ये 290 से एकदम से बढ़ के 310 हो गया। सो इसके फंडामेंटल्स के ऊपर कोई न्यूज़ आ रही है या कोई नंबर्स इसके अच्छे आए हैं? सो क्या इसकी आपको लग रहा है फंडामेंटल्स के ऊपर? एक न्यूज है इसके ऊपर कि इन्होंने अपनी यहाँ पे असेंबलिंग करके एक्सपोर्ट किया जापान को गाड़ी। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव। ये अच्छी बात है कि हम पाकिस्तान के अंदर अब यहाँ पे भी असेंबल करके एक्सपोर्ट करें। दूसरी चीज, एक बहुत समझने वाली बात ये है कि हमारी जो ऑटो पॉलिसी थी 2021 से 2026, उसमें एक 10 गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, तो आप लोग अपने एंड पे जो एक्सपोर्ट कर सकते हो अपना, तो वो 10% कम से कम अपना टारगेट रखें कि इतना आपने एक्सपोर्ट करना है। तो आई थिंक कि होंडा कार इज एट अ पोजीशन तो वो ये काम कर रही है, ठीक है। बाकी इस नंबर्स को देखा जाए तो 43% इंक्रीज इसका पिछले साल की निस्बत आया। ग्रॉस मार्जिन इसका निस्बतन कम है बाकी सेक्टर के मुकाबले में, 7.7 है इस टाइम पे। अर्निंग्स जो इसकी पिछले साल की निस्बत 16 टाइम्स इंक्रीज हुई है, लेकिन वो 16 टाइम्स इसलिए भी इंक्रीज हुई है कि लास्ट ईयर जो था तकरीबन 1 ईपीएस के पास था, इस टाइम वो 16 ईपीएस उसका बढ़ गया। और अदर इनकम इनको काफी ज्यादा आई है, तकरीबन 3 गुना ज्यादा इसकी अदर इनकम बढ़ी है। इसके अलावा लोअर टैक्सेशन जो थी वो काफी लो थी। इसके अलावा जो है अगेन मैंने बात की कि एक्सपोर्ट जो है वो इन्होंने जापान को, ये एक मेजर इवेंट हुआ है जिसकी बेस के ऊपर इसकी स्टॉक प्राइस आपको नजर आ रही है। बाकी गाड़ियों की सेल इसकी अच्छी हुई है, 57% ईयर ऑन ईयर इसका इंक्रीज हुई है गाड़ियों के सेल्स के अंदर, और क्वार्टर देखा जाए तो करीबन 18% का इंक्रीज है। सो ये कुछ इंसेंटिव है इसके अंदर। जबरदस्त। अमार, कोई ऐसी कोई न्यूज़ इसकी आने वाली है कि ये ईवी का प्रोडक्ट लॉन्च करें, कोई ईवी गाड़ी आ जाए इनकी, या हाइब्रिड मॉडल पे कोई? हाइब्रिड क्या मैंने सुना था, ईवी आई थिंक शायद ईवी का नहीं, हाइब्रिड गाड़ी का सुना था मेरे आंसर। मुझे मैं इसको ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको पता है इन्फॉर्मेशन इसका तो नहीं, मुझे अभी नहीं आइडिया इसका, लेकिन मुझे पता है कि ये टेक्निकली बड़ा साउंड है, ये अच्छी कंसोलिडेशन में है, एंड देन ये जब ये अपने हाइस को ब्रेक करेगा तो ये रैली करेगा। मेरे ख्याल में ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए एंड देन फिर इसको राइड करते हैं। चलें, जो सेकंड पिक है सेम टेक्निकली मैं देखना चाहूँगा इसको कि ये ब्रेकआउट देगा तो मैं बाय करूँगा। ये है सिटी फार्मा, और इसका भी ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनी हुई है 95, ये ब्रेक हुआ तो इजीली 109 को जाएगा, टेस्ट करेगा। स्टॉप लॉस फिर इस केस में 81 होगा। सो मैं आराम से इसको बैठ के वॉच करूँगा, जैसे ही 95 ब्रेक हो तो फिर मैं एंट्री लेके इसको फिर टारगेट्स 109 का आए कर सकते हैं। हमारे फार्मास्यूटिकल के हर जो स्टॉक्स हैं वो सारे परफॉर्म कर रहे थे और बहुत अच्छी रैलीज हमने देखी, और आपकी सिक्लिकल इन नेचर है, आपकी 1-1.5 साल पहले की जो इसके ऊपर वीडियोस थी वहाँ से अगर कोई इसमें एंटर होता तो राइट नाउ 3x 4x अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर चुका होता। सिटी फार्मा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इन करंट प्राइस के ऊपर? क्या लग रहा है कि यहाँ से फंडामेंटली और बेहतर हो सकता है, और ये जो इसमें अभी हमने रैलीज देखी हैं पिछले दिनों एंड देन रिट्रेसमेंट, इसके पीछे क्या फंडामेंटली स्टोरीज हैं? अच्छा, सिटी फार्मा इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन द लास्ट 1 ईयर। मैं इसको मिस कर पाया था, ये मेरी गलती है, कुछ स्टॉक्स मेरे एंड से भी मिस आउट हो जाते हैं। ओवरऑल मैं नंबर्स को ज्यादा फोकस कर रहा होता, लेकिन पीछे से बैक एंड पे स्टोरी मैं इसकी मिस कर गया था।
इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। आगे जाके अगले 5-10 साल इसके लिए बहुत अच्छे हैं, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्टॉक जो बहुत ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर वैसे मैं जनरली इसका देखा जाए, रेवेन्यू पिछले साल की निस्बत नंबर्स वाइज इतना इंक्रीज नहीं हुआ, 8% तकरीबन इसकी इंक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका 12.8% है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले नंबर्स की बात कर दूं, फिर मैं ये थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो मार्जिन है इसका कम क्यों है। अर्निंग्स जो है तकरीबन इसकी 20% इंक्रीज हुई है पिछले साल की निस्बत। और ये जो कंपनी है सिटी फार्मा, ये ओवरऑल पहले होलसेल में काम है, होलसेल कह लो आप, या आप एमएनसी को डायरेक्टली ये सेल करती थी। इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम वो शिफ्ट करके टुवर्ड्स रिटेल डायरेक्टली आएंगे। सो जहां पे 12-13% इनके मार्जिन थे, वही वहीं पे रिटेल के अंदर अगर ये जाते हैं तो ये तकरीबन 45% मार्जिन के ऊपर ये इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखोगे ओवरऑल सेल्स अगर इनकी बढ़ती हैं और मार्जिन भी इनके ज्यादा इंक्रीज होते हैं, तो इनकी अर्निंग्स कितनी तेजी से शूट कर सकती है। वही वजह है कि यहाँ पे इनका जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी बेहतरीन जा रही है। ऑलरेडी ये काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ये डिस्काउंट देना शुरू कर दिया भाई इन्होंने मार्केट के अंदर। इसके अलावा एक बहुत बड़ी न्यूज ये है कि इनके एमओयू साइन हुए हैं विद इंडोनेशिया एंड सऊदी अरब के, ये अपनी एपीआई की जो प्रोडक्शन है वहां पे करेंगे। ठीक है, और वहां पे जब प्रोडक्शन होगी तो वहां पे भी वो सेल कर सकते हैं। तो वो अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक डिसीजन। सऊदी अरब इज अ वेरी रिच कंट्री, वहां पे अगेन पैसा वहां पे लोग दे मेडिसिन के लिए, कोई मसला नहीं है उनके लिए। इंडोनेशिया पॉपुलेशन वाइज बहुत जबरदस्त है, तो ये बहुत बड़ा स्टेप सिटी फार्मा ने उठाया है, जिसकी बेस के ऊपर इनको इम्पैक्ट अच्छा आएगा। अच्छा, ये इम्पैक्ट जो है रिजल्ट्स के ऊपर इंडोनेशिया सऊदी अरेबिया के ऊपर, ये तकरीबन 2027 फिजिकल ईयर के बाद आना शुरू होगा, पहले नहीं आएगा, लेकिन पहले जो है थोड़ा सा रिटेल वाला जो सेगमेंट है उससे आ सकता है। इसके अलावा जो इनकी मेडिसिन है वो भी काफी डिमांडिंग है। एमोक्सिलिन 34% इनकी सेल, ओवरऑल मार्केट शेयर है उसका। 27% पैरासिटामोल ये बेचते हैं। इसके अलावा ये जो ये मेडिसिन बनाते हैं, ये सारी एलियन को देते हैं, ग्लेक्सो को देते हैं। सेमी एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, पब्लिक लिस्टेड नहीं है, लेकिन उनको ये सारी प्रोवाइड करते हैं। अब यही चीज क्या कर रहे हैं कि ये ओवरऑल मार्केट के अंदर लेके आना चाह रहे हैं। तकरीबन 15 जो प्रोडक्ट्स हैं ये लॉन्च करने वाले हैं। और इसके अलावा एक इनकी और प्रोडक्ट है जो कि सेमाग्लूटाइड के नाम से है। ये एक अगेन सॉल्ट है जो कि मार्केट के अंदर ये लोग देख रहे हैं कि काफी इसकी डिमांड है। इसके अलावा एक कंपनी है जो 98% मार्केट शेयर इस प्रोडक्ट का वो बेच रही है, और ये कंपनी ये सिटी फार्मा जो है ओवरऑल देख रही है कि ये इम्पैक्ट हम मार्केट में लेके आएंगे तो इसका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट हमारा आ सकता है और हम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये अच्छी खासी स्टोरीज आप देख रहे हैं कि ये डाउन द लेन ओवरऑल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 35% से 40% का CAGR नेक्स्ट 5 इयर्स तक ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सो उसकी बेस के ऊपर ही ये बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। द नेक्स्ट पिक इज पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इसके एक तो ये बहुत बड़ी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर है जो इसे प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुई, आज ये नीचे तक आया एंड देन फिर बाउंस कर गया। सो अगर करंट प्राइस पे सपोर्ट के ऊपर कोई बाय करना चाह रहा है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव उसमें हैं तो फिर इंतज़ार करें कि 575 को ब्रेक करें और फिर राइट लें आप 630 तक। इसके पीछे जो रीज़न है टेक्निकली वो मैं बता देता हूँ क्या हो सकती है। कि एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये जब भी डिविडेंड दे के एक्स होता है, यहाँ पे जब भी इसने डिविडेंड दिया इस जगह पे 441 पे एंड देन एक्स हुआ, नीचे आया 380 पे। सो तकरीबन 47 सेशंस के बाद ये प्राइस वापस वहाँ पर आ गई। तो मतलब जिसने डिविडेंड भी लिया एंड देन 47 सेशंस तक होल्ड रखा 2 महीने तक, उसके बाद वो सारे पैसे उसके रिकवर होके प्रॉफिट में आ गए। द सेम थिंग हैपेंड हियर, यहाँ पे भी यही हुआ कि जब ये एक्स हुआ, एक्स होने के तकरीबन 37 सेशंस के बाद प्राइस वहां पर वापस आ गई। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे हुआ कि इसने इस जगह पे डिविडेंड दिया अक्टूबर में डिविडेंड देने के बाद ये एक्स हुआ, एक्स होने के बाद ये नीचे चला गया एंड देन दोबारा 50 सेशंस में वापस उसी प्राइस पर आया। सो जिन लोगों ने एक्स की प्राइस या डिविडेंड लिया वो वापस 50 सेशंस के अंदर प्रॉफिटेबल हो गए। राइट नाउ इसने जब डिविडेंड दिया है अभी बिल्कुल रिसेंटली फेब में 38 सेशंस, आज 38-39 सेशंस पूरे हो गए। सो इसका ये मतलब है कि अगले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रही है इसकी बिहेवियर की, इसके चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, वो ये रही है कि 47 से 50 सेशंस तक ये मैक्स दोबारा अपनी डिविडेंड की प्राइस पे पहुंच जाता है जहां से एक्स हुआ था। सो अगर यहाँ से एक तो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी आ गई होगी मेरे ख्याल में,
और फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये एक सपोर्ट लेवल के ऊपर भी है, सो कोई यहाँ अटेम्प्ट करना चाह रहा है तो यहाँ बाय कर सकते हैं, एंड देन सिंपल आप 630 के टारगेट 620 के टारगेट्स रख सकते हैं। मेरे ख्याल में 12-13 सेशंस में और इसको उधर तक चले जाना चाहिए। सो ये थोड़े हट के एनालिसिस थे। यहाँ पे अगर कोई इसको कंपनी को होल्ड भी करना चाह रहा है, ये इतनी डिविडेंड्स देती है कि आप किसी प्राइस पे भी लेंगे आप हमेशा प्रॉफिट नहीं रहेंगे। एमआर पीओएल के बारे में क्या कहते हैं, कोई निकला इनका कोई नया खजाना? अच्छा, ओवरऑल जो मेरी जितना भी ऑयल सेक्टर है उसमें सबसे लीस्ट फेवरेट है वैसे, क्योंकि ये गैस का इसका कंपोनेंट कम है, ऑयल ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो सेल्स वाइज देखा जाए पिछले साल में इस बार 5.3% ड्रॉप है उसके अंदर, लो प्रोडक्शन है इनकी। ओवरऑल मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इनका तल ब्लॉक से आता है, और तल ब्लॉक के ऊपर भी ये अगेन जॉइंट वेंचर्स के साथ डिपेंडेंट है दूसरे पार्टनर्स के ऊपर तक। तो ओवरऑल जब वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है फिर बेहतरी आ जाती है, लेकिन फिलहाल इनकी प्रोडक्शन वगैरह ओवरऑल कम कम है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कंसिस्टेंट ये डिविडेंड देते आ रहे हैं। 80% ये डिविडेंड पे आउट इनकी हिस्ट्री रही है पिछले 5 साल के अंदर। बट आई थिंक इस पिछले जो क्वार्टर गुजरा उसमें भी आई थिंक 100% के पास इन्होंने दे दिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन शायद 80% तो लाजमी दिया होगा। सो ये डिविडेंड बहुत ज्यादा देते हैं। अर्निंग्स पिछले साल की निस्बत 40% इसकी डाउन है, वो ऑलरेडी में पता है कि ऑयल नीचे आएगा, डॉलर पीकेआर नीचे रहेगा, तो इनकी अर्निंग्स इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। दूसरा एक रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स थी, झंडेयाल ब्लॉक के अंदर इनके एक्सप्लोरेशन इस वाज सक्सेसफुल। उसके अलावा जो है रिकवरी हुई है इनको एसएनजीपी की तरफ से, अब तकरीबन ये खुद ही से कह रहे हैं कि 100% तक अब हमारी रिकवरी आ चुकी है, यानी कि जो सेल अब ये कर रहे हैं तकरीबन उतना पैसा इनको वसूल हो रहा है। इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बात कर रहे हैं, तकरीबन नेक्स्ट ईयर के अंदर ये 8 to 12 बिलियन रुपीस जो है ये तकरीबन पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगाएंगे। इसके अलावा जो है प्रोडक्शन इनकी एक राजगीर से आनी है, जो एक और जगह जहां से ये गैस वगैरह थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वो चीज वहां से प्रोडक्शन इनकी थोड़ी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंसेंटिव ये है कि 250 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इनके पास कैश अवेलेबल है। पिछले क्वार्टर देखा जाए तकरीबन 350 पे पर कैश भी इनके पास अवेलेबल है, तो इनके पास कैश अवेलेबल होता है। और वो लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स या रेवेन्यू वाइज थोड़ा सा डिक्लाइन रहता है इनका, लेकिन प्रोडक्शन जो है ओवरऑल जो अगर आप देखो तो ये डिविडेंड बहुत ज्यादा देते हैं, तो ये एक बड़ा लोगों को फैसिनेट करता है। तो ये कुछ इंसेंटिव है इसके। चलें, नेक्स्ट पे केस निमरिजन्स एनआरएसएल। जी यहाँ पे ये हमने कल रात को बैठ के फाइंड आउट किया था मैंने और अमान ने कि ये बढ़ जाएगा, और आज सुबह ये कैप हो गया था। तो जिस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट कैप है, वो हो नहीं सकता कुछ। ये मंडे को जब थोड़ा सा करंट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं, देन इसको स्प्लिट करके बाइंग करें। बाय 2 के ऊपर 28 के ऊपर समथिंग पे बाय करें। ये 37.35 इजी टारगेट्स हैं इसके, आराम से हो सकता है, एंड देन 40.7 या 41 के करीब जा सकता है। सो जब भी करेक्शंस में आए इसको बाय करें, तो ये आपके इतने टारगेट्स इस पे नज़र आते हैं। सेकेंडली बहुत ज़्यादा इसकी वॉल्यूम्स नहीं लगते, सो कम क्वांटिटी में लीजिएगा। ये ना हो कि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी उठा लें फिर वो बिकना मुश्किल हो जाए। सो इसको देख के फिर तरीके से उसी तरीके से वो करें। ये है हमार मेरी तरफ से ये 4 पिक्स हैं। 2 के ऊपर हम बाय स्टॉप का वेट करेंगे, एक एच कार के ऊपर, और जो सेकेंडली थी सिटी फार्मा के ऊपर। पीओएल हम करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं, एनआरएसएल हम करंट प्राइस पे ले सकते हैं। एनआरएसएल के फंडामेंटल्स कैसे हैं? पूरे केमिकल सेक्टर आपका जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका जैसे बाकी मार्केट ने किया है। सो एनआरएसएल में अच्छा, इसके ऐसा अंदर क्या एक हो गया स्टोरी है। कि जी जी बताएं प्लीज। अच्छा, इसमें एक स्टोरी है जिसकी बेस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर आ रही है, एंड दैट इज कि ये जो इसकी सेल्स ओवरऑल नंबर्स पे चले बात कर लेते हैं। सेल्स जो है तकरीबन इसकी डिक्लाइन की है 6.6%, 12% का इसका ओवरऑल मार्जिन है। अर्निंग्स वाइज देखा जाए तो पिछले साल के निस्बत 80% इसमें डिक्लाइन आया। एनएसआ जो निमर रीजन है वो बेसिकली इंगेज प्रोडक्शन ऑफ कोटिंग एमल्शंस वगैरह करता है, टेक्सटाइल केमिकल्स या पल्प एंड पेपर प्रोडक्ट्स वगैरह ये बनाता है। अच्छा, जो स्टोरी है इसके अंदर वो ये है कि रुडोल्फ पाकिस्तान के नाम से एक जो कंपनी है वो इसको एक्वायर उसने किया है, तकरीबन 21% एक्विजिशन इन्होंने कर ली है रिसेंटली। जो 27 ऑफ मार्च को इन्होंने जब नोटिफिकेशन दी थी उसकी बेस के ऊपर ही इनके ये रिजल्ट्स नजर आ गए हैं।
जिसकी वजह से ये बड़ा शूट करा। तो ये कुछ इसके अंदर स्टोरी नजर आ रही है। चलें, ज़बरदस्त। अब हमारे ग्लोबल मार्केट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स आपने काफ़ी डिटेल में समझाया था और नेक्स्ट वीक आप फर्दर इसके ऊपर बात करेंगे। डॉलर इंडेक्स जो चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रहा है वो स्टिल बेयरिश ही है, दो यहाँ पे डाइवर्जेंस अब बनना शुरू हो गई है। यहाँ से एक अगेन एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर हाई के लिए एंड देन ड्रॉप होता हुआ ये वापस 100 की सपोर्ट के ऊपर इसको आना चाहिए, फिर देखेंगे कि ये क्या करता है। सो एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक या नेक्स्ट वीक और उसके बाद फिर दोबारा से ड्रॉप होता हुआ ये नज़र आएगा। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो फिर हम नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड जो हमारा टारगेट था 3170 का वो जाके हिट हुआ है और ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये मैंने और अमान ने दिसंबर में हमने किया था प्रेडिक्ट, जिस टाइम ये 2600 पे चल रहा था। हमारे एक्सटेंडेड टारगेट थे, हम लोग बेसिकली 1800 से राइट कर रहे हैं इसको, और ये बोला था कि 3170 के ऊपर जाएगा, हिट करेगा। और अमान ने ये सजेस्ट किया था कि दिसंबर के लास्ट वीक में बाय कीजिएगा, 31 दिसंबर को अगर आप बाय करते हैं तो सबसे सस्ता मिलता है। एंड देन वहाँ से अब तक अपने टारगेट्स को जाके हिट कर दिया। मज़े की बात, इन टारगेट्स पे जैसे ये हिट हुआ है और वहाँ से अभी तक सेलिंग ही आ रही है, उस लेवल को अभी ब्रेक नहीं किया, एग्जैक्टली उधर गया और उसके बाद मैसिव ड्रॉप उधर से देखने को मिला है। राइट नाउ इसके ऊपर जो बाय भी करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी कोई करेक्शन आए $3000 के करीब, 2980 के करीब, फिर जाके बाय करें। अदरवाइज अभी मेरे ख्याल में इसको साइडवेज हो जाना चाहिए। तो मुझे इसमें कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी अभी फ़िलहाल नहीं नज़र आ रही जब तक ये अपने 3170 को नहीं ब्रेक कर देता। सो एक दो वीक इसको ट्रेड होने दें, देखें किस तरफ को ये बैठता है, इसकी कंटिन्यूशन की शक्ल बनती है या डिस्ट्रीब्यूशन की बनती है, फिर जाके डिसीजन लेंगे कि गोल्ड के ऊपर अभी क्या करना है। फिलहाल जो टारगेट सेट हुए हैं, जिन लोगों ने स्ट्रेट में काम किया, इतनी अच्छी रैली प्ले की है, उन सबको मुबारक हो। और अब इंतज़ार करें कि इसकी नेक्स्ट अच्छी मूव क्या बनती है चार्ट्स के ऊपर, फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे। अमार, देखा जाए तो जिस तरीके का पैनिक है उसमें तो कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है सेफ हेवन है ये एसेट आपका, तो ये गोल्ड तो ज़रूर होना चाहिए जब स्टॉक मार्केट आप ब्लीड कर रही होती है। सो स्टिल आपको लग रहा है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियोज में होना चाहिए और थोड़ा सा नीचे आए तो करंट प्राइस पे वो करेक्शंस में वहाँ बाय करना चाहिए? अच्छा, मैं बहुत अरसे से 1-2 साल हो गए, मैं काफ़ी अपने स्टूडेंट्स को यही कहता रहा हूँ कि गोल्ड आपका कम से कम पोर्टफोलियो का थोड़ा-सा पार्ट होना चाहिए, ठीक है? जो आपकी सऊदी अरब के साथ नेगोशिएशन जो खत्म हुई, आपका जो पेट्रो डॉलर वाला कॉन्ट्रैक्ट था, वो खत्म हुआ। उससे भी इम्पैक्ट काफ़ी बेहतर आया। गोल्ड के ऊपर वो आना भी था और अभी जो टैरिफ की जो न्यूज़ है, वो भी बहुत इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है? और उसकी वजह से गोल्ड काफ़ी ज़्यादा शूट कर रहा है। अभी ये आगे थोड़ी बहुत नेगोशिएशन वगैरह जो चलेंगी, उससे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। जब तक अनसर्टेनिटी है, गोल्ड में आपको रहना चाहिए। टेक्निकली थोड़ा सा खेल लें। ऑलरेडी आप लोगों ने आपने जिस तरह सजेस्ट किया था वो ऊपर जाके काफी जो हमारे टारगेट्स है वो हिट किए हैं, उसकी बेस के ऊपर थोड़ा नीचे आया। सीजनल्स के ऊपर ही बहुत ज्यादा प्ले अच्छा करता है ऑलरेडी। वैसे इस वीक के अंदर मैं सीजनल्स नहीं देख पाया, नेक्स्ट वीक के अंदर मैं थोड़ा सा देख के बता सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको याद होगा, तो मैंने बाय वाला बताया था कि बाय कर लें सीजनल्स की बेस के ऊपर, इट शुड गो अप। तो आई थिंक कि फंडामेंटली गोल्ड स्ट्रांग है, अच्छा है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिल्कुल सही है हमार। एक अब अगर हम इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में और डॉलर इंडेक्स को मैं डॉलर को नहीं प्ले करना चाहूँगा, तो मैं एक मेजर क्रॉस को देखूंगा। कैट येन का एक पेयर है और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कॉर्ड पे कॉल दी कि 102,800 पे जैसे ये ब्रेक हुआ कि शॉर्ट करें इसको, और हमारा ये स्टॉप लॉस था। अब ये टीपी की तरफ है, सो स्टिल इसमें पोटेंशियल है, ये फर्दर नीचे जाएगा। आप इस केस में येन को बाय कर रहे हैं और कैट को सेल कर रहे हैं। येन इज सेफ हेवन और कैट के ऊपर टैरिफ्स वगैरह लग रहे हैं, सो उस लिहाज से यहाँ पे टेक्निकली भी देखें आप तो ये बेयरिश उस पर चल रहा है। तो थोड़ा बाउंस करता है, अगेन इसको शॉर्ट करें, लोअर हाई के ऊपर एसएल्स रखें। आपकी टीपी 101,500.5 की होनी चाहिए। सो दिस इज अ पिक फॉर मी इस हफ्ते के लिए कि कैट येन को शॉर्ट करके प्ले करते करते जाएं। अमार, कैट और येन किस तरीके से इस टैरिफ के उसमें चल रहे हैं, और ये वाली जो पिक है टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर कि आप येन बाय कर लें और कैट को सेल कर दें, ये ठीक लग रही है आपको फंडामेंटली? यस, ये इट मेक सेंस, क्योंकि जापानीज येन अगेन सेफ हेवन है। जब भी अनसर्टेनिटी आती है तो येन के अंदर तो पावर आती है, ठीक है। दूसरा, कैनेडियन डॉलर के ऊपर वैसे ही टैरिफ की न्यूज ज्यादा आ रही है। मेरा वैसे फंडामेंटली कैनेडियन डॉलर फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे जब तक आपके टैरिफ की न्यूज आती रहेंगी
तो उसके ऊपर कभी बुलिश होगा, कभी बेरिश होगा, तो मैं डायरेक्टली ये नहीं बता सकता कि ओवरऑल ये ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। यस, अगर जापानीज येन स्ट्रांग है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट इसका आएगा ही आएगा, वो अच्छा रहेगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड पेयर, और टेक्निकली वैसे भी लग रहा है कि जाके टी8 करा लेगा आराम से। चलें, ज़बरदस्त। हमारा अब बात करते हैं नैस्डैक की, नैस 100 की। मैं चार्ट्स के ऊपर ले आता हूँ इसको, और यहाँ पे देखा जाए, मैंने इसकी फर्दर इस बेयरिश फ्लैग की जो प्रोजेक्शंस निकाली हैं वो तकरीबन 17,200 के करीब की बनती हैं। लेकिन उससे पहले ये जितना भी ये जो ड्रॉप हुआ है, इसमें एक लोअर हाई बनना चाहिए। यहाँ पे डाइवर्जेंस हर टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गई हैं, और ये अगेन इसकी एक सपोर्ट है। अगर वीकली के ऊपर देखा जाए, ये इसका प्रॉपर हायर लो है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। टेक्निकली वीकली के ऊपर ये स्टिल बुलिश है, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता उस टाइम तक आप नहीं कह सकते कि ये अपनी सेकुलर बुल मार्केट को ख़त्म कर चुका है। सो ये जो लेवल्स हैं मेरे ख्याल में बहुत अट्रैक्टिव इस तरीके से हैं कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं विदाउट लेवरेज, तो इजीली 21,000 को जाके आराम से ये टेस्ट कर सकता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस टाइम इसमें काफ़ी बड़ी पोजीशंस कल से और आज भी लेके बैठा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस आएगा, और इंशाल्लाह जो प्रॉफिट्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि ये वाली जो रैली थी इसको कैसे प्ले करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी ब्लीडिंग हो रही हो दुनिया में, आप सेंटिमेंट्स बिल्कुल एक्सट्रीम नेगेटिव हों और आप खड़े हुए एक जगह पे जहाँ पे आप बाय कर रहे हैं और वहीं से मार्केट बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो जो फीलिंग्स होती हैं वो फिर ज़बरदस्त होती हैं। और मुझे ये लग रहा है कि लास्ट टाइम भी इसी तरह की पैनिक था, एंड देन उसके बाद हमने देखा कि बढ़ना शुरू हो गया। आप जब भी इस तरह के पैनिक्स देखा करेंगे, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अ, आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, इस जगह पे 2022 के ऊपर वीकली डाइवर्जेंस आई थी यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर गई थी। वो ये पॉइंट था। राइट नाउ इस पॉइंट के ऊपर वीकली डाइवर्जेंस बन चुकी है, और बस मेरे ख्याल में 1 या 2 हफ्ते ये अगर साइडवेज हो जाए कि कंसोलिडेट हो जाए, इसमें फिर वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप विदाउट लेवरेज थोड़ी सी पोजीशंस लेके इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर वेट करें। एक लेवल बता देता हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर कि ये जब ब्रेक हो तो फिर बाय करें। वो बनता है 18,600 का, जो करंट प्राइस चल रही है यहाँ से 700 पॉइंट्स ऊपर है। आज फ्राइडे है, क्लोजिंग है, सैटरडे संडे बहुत से लोगों के बयान आ सकते हैं, सो मोस्ट लाइकली फ्राइडे को ये इतनी अच्छी क्लोजिंग ना है। बाय नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे से हम देखेंगे कि शायद इसमें एक अच्छा वो आ जाए। अमार, कुछ फर्दर ऐड करना चाहेंगे? आज तो आपने बहुत डिटेल में सारी चीज़ों के ऊपर बात की है। नहीं, आई थिंक मैंने काफी डिटेल में ऑलरेडी नैस्डैक के ऊपर भी बात कर ली। मुझे लगता है कि इम्पोर्ट वाली कंपनी से आप थोड़ा सा अवॉइड कर लें। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं इन अमेरिका, आप उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर लें। आई थिंक दैट इज मच बेटर। थोड़ा सा सेंटिमेंटल वाइज इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है, जब टैरिफ की बातें सारी क्लियर आउट हम्म, हो जाएंगी, किसने कितने कितना टैरिफ लगाना है, फाइनल क्या फाइनल जो भी होगा, उसके बाद जो है थोड़ी बहुत इसमें रिकवरी आपको नजर आ जाएगी। सो यहाँ पे आई मैं, थिंक हाँ बिल्कुल सही हमारे, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूं कि लेवरेज के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे ना, आप कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, इस वॉलेटिलिटी में आपका अकाउंट खत्म हो सकता है। अगर आप विदाउट लेवरेज इस नियत से कर रहे हैं कि यार इसको मैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए रखूंगा, सो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सही है। सो इस पैनिक में लोग क्या करते हैं कि लेवरेज के ऊपर चले जाते हैं, 1 2 ट्रेड्स गलत होती हैं, फिर उसके बाद वो अकाउंट को वॉश कर देते हैं। सो ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ कि मैं हैविली इन हूँ, मैं सिर्फ अपने पैसों पे इन हूँ, विदाउट लेवरेज, ठीक है, और लेवरेज को यूज़ नहीं की हुई। सो अगर विदाउट लेवरेज मैंने अकाउंट को लिया हुआ और मार्केट 4% 5% मेरी बाइंग से नीचे, तो मेरे पोर्टफोलियो पे सिर्फ 4% 5% का लॉस शो हो रहा होगा। सही है। और अगर आप लेवरेज कर रहे होंगे तो वो 10x भी किया आपने, तो 40% 50% आधा अकाउंट रह जाएगा। सही है। सो यहाँ पे बेहतर यही है कि अगर आप लेवरेज ट्रेडर हैं तो इंतज़ार कर लें अच्छे सेटअप्स का। अगर आप नहीं हैं और आप सिप के थ्रू या एसआईपी जिसको कहते हैं उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो ये दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ से आप इनिशियली थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमार बीटीसी क्रिप्टो को देख लेते हैं। क्रिप्टो में इस टाइम सस्टेन कर रही है, ये अभी इतनी बुरा हाल नहीं हुआ, और अगेन इसके ऊपर भी जब ये ब्रेक करेगा, लेट्स से 84,800 को ब्रेक करेगा, फिर ये दोबारा 87 की तरफ जा सकता है। फिलहाल
इसमें भी साइडवेज ही चल रहा है। अब ये हो सकता है कि ये 81 को ब्रेक करके थोड़ा और नीचे आ जाए। सो ओवरऑल मंथली के ऊपर तो ये स्टिल सेकुलर बुल मार्केट में बुलिश है, लेकिन 1 आवर के ऊपर ये अभी फिलहाल यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये साइडवेज हुआ हुआ है। तो इंतज़ार करें जब ये दोबारा प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हो, फिर बाय करें। सो फिलहाल मेरे ख्याल में इस पे ट्रेड करने की अभी ज़रूरत नहीं है, सच कोई अच्छा सेटअप नहीं बना हुआ। इथेरियम का देख लेते हैं। इथेरियम के ऊपर हाँ, एक सेटअप ये बना हुआ है कि लोअर हाई इसका ने डिफाइन किया हुआ है 1840 का। सो 1850 के ऊपर बाय स्टॉप लगाएं, 1950 इसकी टीपी रखें एंड देन स्टॉप लॉस इसका 1740 होगा। अगर ये 1740 को ब्रेक कर देता है फिर ये ट्रेड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो पेंडिंग ऑर्डर आपके 1845 या 50 पे होने चाहिए। सो दिस इज इट अमार। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कुछ आज कवर कर लिया है, ग्लोबल मार्केट्स को भी, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को भी। सो मेरे ख्याल में रैप अप करते हैं। न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो गया, मेरा तो ट्रेडिंग का टाइम शुरू हो गया। चलें, परफेक्ट हो गया। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक कि हमने ऑलरेडी काफी चीजों को कवर कर लिया है। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सरमाया टीम एज वेल फॉर स्पॉन्सरिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इंशाल्लाह अगेन टुवर्ड्स न्यू हाइट्स इंशाल्लाह हम जाएंगे भी और फाइनेंशियल लिटरेसी को थोड़ा सा प्रमोट भी करेंगे। आप लोग भी इसको थोड़ा सा प्रमोट करें, इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर अस एज वेल। आप लोग वी विल हाईली अप्रिशिएट कि आप लोग इसको थोड़ा सा ज्यादा शेयर भी करो, लाइक करें, बाकी लोगों को भी बताएं जिस तरीके से हम लोग काम करें, जिस तरह फराज भी एनालिसिस करता है, मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को बताता रहता हूँ कि मार्केट्स के अंदर क्या चल रहा है, कैसे देखना है। इस चीज को अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के लिए ही फायदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सरमा की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।